माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और आज बुध ग्रह को कन्या राशि में छठे भाव में हम लोग प्लेस करवा रहे हैं। आप देखिए, मैंने नंबरिंग भी हम लोग जो बहुतायत में जो आदमी जिन नंबरिंग को अच्छी तरह से पहचानते हैं वही नंबर मेरे लिखे हुए हैं। हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखे कि बहुत से हिंदी नहीं जानते। हालांकि ज्योतिष जानने वाले बहुत कुछ हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जनरली जो बिना ज्योतिष के, आजकल तो ज्योतिष की पुस्तकें भी अंग्रेजी में आनी चालू हो गई, उसी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर उसी भाषा में मैं नंबरिंग भी मेरी दी हुई है और बोलने में भी मेरी वही भाषा यूज होती है कि नॉर्मली हम लोग आपस में जो बोलचाल करते हैं उसी भाषा में मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। क्योंकि अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप जानते भी हैं कि कोई कठिन शब्द या कोई कठिन श्लोकों की व्याख्या मैं चैनल में नहीं करता। कारण बहुत कम आदमी श्लोकों के विषय में जानते हैं, उसकी व्याख्या करने में ही फिर टाइम चला जाएगा तो फिर बताऊंगा क्या। अभी कोशिश ये है कि भावों के विषय में ग्रह जब आप प्लेस करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम लोगों को पुस्तकों में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है और चैनल में भी अलग अलग चैनलों में इस विषय में बताया जाता है। उसके बाद में राशियों में ग्रह प्लेस करवा के उसके विषय में भी बहुत कुछ सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन भाव, राशि, ग्रह, नक्षत्र सबको सम्मिलित करके विवेचना एक एक ग्रह की भी कहीं नहीं मिल रही है और मेरा प्रयास वही है जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में पता करना अभ्यास के ऊपर निर्भर है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा ग्रह के कारक, राशियों के कारक, नक्षत्रों के कारक और भावों के कारकों को जितना डीपली आप समझेंगे उतना ही अच्छा फलादेश आपका निकल के आएगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक ग्रह का जो मिक्सिंग फलादेश है वो भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अलावा भी। एक वीडियो में आप भी जानते हैं कि सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। वरक कुंडलियों का महत्व है, दशा महादशा का महत्व है, गोचर का महत्व है। हालांकि गोचर के बारे में, राशिफल के बारे में ये सब चर्चा में या ये सब पाठ में देते रहता हूँ। नक्षत्रों के विषय में तो सबसे ज़्यादा पाठ आपको मिलेंगे। कोई भी कुंडली का प्रिडिक्शन करने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप उनका प्रिडिक्शन करने के पहले सब चीज़ों की जानकारी आपके दिमाग के अंदर फीडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर आप पाठ शुरू से सुनते हो तो आप जानते होंगे कि मैं कोई लिखा हुआ आपको नहीं बताता। जो पढ़ा है और जो अभ्यास में देखा है मैं उसी अनुसार बताता हूँ। मैं पाठ देने के पहले उस पाठ को पहले खुद लिखित में रेडी करके नहीं रखता। जो चीज़ याद है वही आपको बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ बोलने में मीन्स पढ़ने में और याद जो आपको है वो बोलने में डिफरेंट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य नहीं आते हैं कि ये लिखा हुआ अक्षरश जैसा मैंने पहले लिखा है, पाठ बनाया है, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास और ऐसा कुछ मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि लिखे हुए में भी बहुत कुछ झोलझाल होता है। एक ही श्लोक की व्याख्या एक विद्वान ने अलग तरीके से की है, दूसरे विद्वान ने अलग तरीके से की है, तो उसको बताना संभव नहीं है। वो सब चीज़ों को समझने के लिए आपको अभ्यास में जाना पड़ेगा और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान परिपक्व होगा। तो कन्या राशि पे अगर बुध होता है नॉर्मली तो इसकी खुद की अपनी राशि है और यहाँ पे बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करता है। बुद्धि के मामले में आप मतलब बहुत आगे बढ़ते हैं। अब वो बुद्धि आपकी डाउनग्रेड होगी, अपग्रेड होगी, वो अलग मैटर है, लेकिन आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझेंगे। तर्क शक्ति, वाक्पटुता बहुत ज़बरदस्त होती है। जनरली ऐसे इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि और वाक चातुर्य और बुद्धि चातुर्य के अनुसार उस विपदा को या उस तकलीफ को ठीक करने का कोशिश करते हैं या उससे निकलने का कोशिश करते हैं। अगर 6 स्थान में कन्या राशि पे बुध हो तो यहाँ पे शत्रुओं पे इंसान बहुत भारी पड़ता है। लड़ाई झगड़े में नहीं, कोई मारपीट नहीं करता है, दिमाग के मामले में मतलब वो इस तरह से गोल घुमाएगा आपको
कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ उसने दुश्मनी भी निकाल ली और उल्टा फिर आप ही उसका हेल्प कर रहे हैं। मतलब दुश्मनों से भी फायदा उठाता है ऐसा इंसान। दिमाग के मामले में इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समय के साथ और परिस्थिति के हिसाब से ये लोग अपने दिमाग को चेंज करते रहते हैं। स्थिर नहीं रहता है इनका दिमाग, एनी टाइम एक्टिव रहता है। आप ये सोचिए कि ऐसे इंसान रात में सोते हुए भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से होते हैं। उनका बुद्ध बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि दिमाग में रात में सोते हुए भी अवचेतन में कुछ न कुछ इनका चलते रहता है, जो शब्दों के द्वारा पता चलते रहता है। ये होता है कन्या राशि का बुद्ध। और अगर छठे स्थान में प्लेस हो तो कुछ पेट संबंधी या पेट के निचले हिस्से संबंधी कोई न कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। शत्रुओं की मात्रा हो सकती है बढ़ जाए, ऋण की मात्रा हो सकती है बढ़ जाए, लेकिन सब चीज़ को मैनेज कर लेंगे ये लोग, और शत्रुओं से भी ये लोग फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बुध यहाँ पे अपनी राशि में बैठता है, और बुध को शुभ ग्रह बोला जाता है। अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की यहाँ पे दृष्टि नहीं हो तो बुध का फल छठे स्थान के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई खराब फल बुध का यहाँ पे इतना प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर क्रूर और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तब एक अलग बात है, तब आपको उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब बुध अगर कन्या राशि में, तो फर्स्ट आपका उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसके पहले, दूसरे और तीसरे चरण, मतलब 10 अंश तक अगर बुध कन्या राशि पे है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर रहेगा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारकत्व, उसके विषय में भी पाठ दिया वो आप उसको पढ़ सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जनरली मतलब इंजीनियरिंग का लाइन हो, भवन से कनेक्टेड कोई निर्माता वगैरह हो, और आदमी चरित्रवान होता है, ईमानदार होता है, और सूर्य का स्वामित्व प्राप्त होता है। अगर सूर्य साथ में है, सूर्य अगर पंचम स्थान में प्लेस है या कोई और अच्छे स्थान में प्लेस है, और सूर्य का बल भी इनको अगर मिल रहा है, जनरली सूर्य बुध के आसपास ही रहता है या साथ रहता है, तो फिर यहाँ पे छठे स्थान में 10 अंश तक अगर बुध है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए 6 अंश तक मृत रहेगा, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक कुमार रहेगा, 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेगा। क्योंकि ये समराशि है, तो समराशि में ग्रह का पावर इस तरह से रहेगा, और उसी अनुसार उनको बल मिलेगा, और उसी बल अनुसार आपको फल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बुध अगर 10 अंश तक है, 0 से लेके 10 अंश तक, तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामित्व सूर्य के पास है। और सूर्य का बल अगर इनको साथ में मिलता है, अगर साथ में प्लेस हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। आदमी डिफेंस लाइन हो या फिर प्रशासनिक सेवा में बहुत उच्च पद प्राप्त करता है, और वो भी ईमानदारी और चरित्रवान होता है, और जनता के लिए, समाज के लिए बहुत लाभदायक होता है ऐसा इंसान। शत्रुओं पे बहुत भारी पड़ता है, और अगर सूर्य साथ में हो तो कहीं गुस्सा भी झलकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो दिमाग के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 10 डिग्री से लेके और 23 डिग्री 20 मिनट तक अगर कन्या राशि पे है तो हस्त नक्षत्र में आएगा, और हस्त नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। हस्त नक्षत्र के कारकत्व मतलब वेदाध्ययन हो, चित्रकार हो, और बड़े वाहनों के निर्माता भी हो सकते हैं, तो उससे संबंधित कारकत्व हस्त नक्षत्र के, और चंद्रमा का स्वामित्व हस्त नक्षत्र को प्राप्त है। लेकिन चंद्रमा किसी भी परिस्थिति में, कहीं पे भी, कोई भी नक्षत्र में छठे स्थान में अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे बुध, चंद्रमा आपका चतुर्थ में हो, लगन में हो, अच्छी जगह में हो, तो फलों में कुछ न्यूनता जरूर आएगी। लेकिन अगर गलत जगह में हो, किसी के अगल बगल में किसी के साथ नहीं हो, अलोन हो, तो यहाँ पे चंद्रमा का फल तो खराब होगा, जो होगा वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे बुध का फल भी खराब हो जाता है, बशर्ते सूर्य का साथ नहीं हो। सूर्य का साथ होता है तब एक अलग बात है, खराब फलों में कमी आएगी। लेकिन हस्त नक्षत्र में बुध देव छठे स्थान में अच्छे नहीं बोले गए। छठे स्थान में बुध देव को जो बताया गया है कि पुस्तकों में भी पढ़ने को हम लोग मिलता है, इतना अच्छा फल बुध देव का नहीं बताया गया है।
जबकि कालपुरुष की कुंडली के अंदर छठे स्थान को कन्या राशि के हिसाब से बुध देव का ही स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन हस्त नक्षत्र में कुछ अच्छा फल नहीं मिलेगा, नॉर्मल फल मिलेगा। अगर सूर्य देव साथ में हो तो फिर बुरा फल मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छे फल ही मिलेंगे लेकिन वो भी कम मात्रा में मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, मतलब आप 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक अगर बुध देव कन्या राशि पे विराजमान है तो वो चित्रा नक्षत्र में रहेगा, और चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। यहाँ पे बुध देव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। उसका एक कारण है, पहले तो लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी जो है वो खुद मंगल है। दूसरी बात, मंगल और बुध देव में आपस में शत्रुता है, और छठा स्थान भी शत्रुओं से संबंधित है। तो यहां पे बुध शत्रुओं का नाश करेगा और शत्रुओं को कभी ऊपर उठने नहीं देगा, और उनका संपत्ति का हरण या उनके द्वारा इनकम का साधन क्रिएट होना, ऐसा चित्रा नक्षत्र में अगर बुध देव है तो उसकी वजह से होता है। और मंगल देव का पोजीशन भी अगर बहुत अच्छा है तो डिफेंस लाइन में बहुत ऊंचे पदों तक ऐसा इंसान चित्रा नक्षत्र में होने की वजह से जा सकता है। नहीं तो अगर मंगल देव का इतना साथ नहीं मिल रहा है तो भी ऐसे इंसान मैथ्स को समझने वाले, सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या अकाउंटेंट या वस्त्र निर्माण या इंजीनियरिंग के लाइन में बहुत आगे तक जाते हैं। मतलब कुछ न कुछ क्रिएटिव दिमाग बुध देव छठे स्थान में चित्रा नक्षत्र में होने की वजह से होता है। उनका पसंद कुछ अलग टाइप का हो सकता है जो आम आदमी को पसंद नहीं आए, जैसे कपड़े पहनना हो। चित्रा नक्षत्र मतलब चित्र विचित्र टाइप का आदमी, फैशन भी कुछ अलग टाइप की हो सकती है जो नॉर्मल आदमी को पसंद नहीं आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दिमाग बड़ा एक्टिव होता है चित्रा नक्षत्र में बुध होने की वजह से, मतलब वाक पटुता और तर्क शक्ति में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ये ऐसे इंसान आप बोलने के पहले ही समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, और आपको आंसर भी दे देंगे। तो बुध देव का छठे घर में रहने की वजह से इस तरह का फल हम लोग जब अभ्यास में किसी कुंडली के साथ मिलाते हैं तब हम लोगों को पता चलता है। हालांकि ये जो इफेक्ट है ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन इन सब चीज़ों को आप जब अभ्यास में लेंगे तब समझ में आएगा कि चित्रा नक्षत्र में बुध देव ऐसे फल देंगे, वो भी 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। तो फिर 24 से लेकर 30 तक तो बाल्यावस्था में रहेंगे, तो क्या वो पूरा फल देंगे? कोई ज़रूरी नहीं है पूरा फल दे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा फल नहीं दे। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लग्न के अंश कैसे, कौन से अंशों पे लग्न विराजमान है, तो इन सबको भी उनके अनुसार लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ समझ में आएगा। तो अभ्यास कीजिए। अगर आपको एक्चुअल नॉलेज लेना है ज्योतिष का, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास भी आप ये मत सोचिए कि 1-2 महीना, 5 महीना, 6 महीने के अभ्यास में हो जाएगा, नहीं। ये अनवरत चलते रहते जब तक हम लोगों का जीवन है। अगर आपका ये फेवरेबल सब्जेक्ट है, अगर आपका ये पसंद वाला सब्जेक्ट है और आपकी बुद्धि इसमें लगती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस विषय में भी आप ज्ञान लेना चाहते हो, वो ही चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल है। जिसमें आप कोई काम कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में, जिस काम में आपका मन लग रहा है, वहाँ पे आपको टाइम का जब पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और उसमें आप बहुत उन्नति करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष के विषय में मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बेसिक थोड़ा नॉलेज हम लोगों को ज्योतिष का, नक्षत्रों का, ग्रहों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग की वो नसें एक्टिव होती है इससे, जिसके द्वारा हम लोग दूसरे अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कि अलग टाइप का ज्ञान, जब वेदों का, देवों का ज्ञान, संत महात्मा और अपने पूर्वजों का ज्ञान जब हम लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को एक्टिव करता है, तो रोज़मर्रा की लाइफ में भी वो चीज़ें हम लोगों के बहुत काम आती। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष के विषय में मेरा अपना मत है, और उसी अनुसार अपने आप को चलाने का या करने का भी मैं कोशिश करते रहता हूँ। हालांकि कलयुग और जिस तरह की भागदौड़ की लाइफ है, उसमें अक्षरश वैसा चलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है।
और बहुत कुछ सुधार हो भी चुका है, कर भी रहे हैं, आप भी कीजिए। क्योंकि अगर आप ज्योतिष के विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को, अपनी नक्षत्र के अनुसार अपने कामों को किस तरह से सुधार सकते हैं, वो पाठ भी मेरे सब पोस्ट किए हुए, तो आप उनको सुन के अगर अपनी दिनचर्या को भी सुधार लें तो बहुत से अशुभ फलों की कमी हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मेरी कोशिश रहेगी, मैं 100% आंसर देने की कोशिश अभी तक कर रहा हूँ, आगे भी वही जारी रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।